So very good morning to all of you. In the previous lecture हमने फोर्स बिटवीन टू इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर पढ़ी. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार पेपर में इस चैप्टर में से आता है. आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इस पे भी 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आ सकता है, बट 5 मार्क्स का डेफिनेशन या डेरिवेशन प्लस अनूमेरिकल. ज़्यादातर जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक डेरिवेशन और दूसरा जो पार्ट होता है उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल, उसी के ऊपर उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर है ये उसी पे बेस्ड होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन ऑफ एम्पियर पढ़ा. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप रेक्टेंगुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अगर आपको मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर समझना है तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये उसका प्रिंसिपल है. अगर आपने और मेनली अगेन डायग्राम को समझना है बेटा आप लोगों ने. जैसे कि आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें से करंट पास हो रहा है, जिसका नाम है PSRQ. ठीक है, PSRQ या PQRS जो भी आप लेना चाहो. ठीक है, और एक लेंथ है एक ब्रेथ है. PQ लेंथ है, PS ब्रेथ है, ऐसे ही SR लेंथ है, QR ब्रेथ है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कुछ एंगल पे पास हो रही है. एंगल कितना? थीटा. एंगल कितना? थीटा. करंट पास हो रहा है इसमें से, देखो I करंट पास हो रहा है. तो ऑफ कोर्स जब आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन भी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स निकाल सकते हो. तो निकालोगे आप फोर्स, इसके लिए ऊपर की तरफ, इसके लिए नीचे की तरफ. और आप देख पा रहे हो बेटा ये जो दोनों फोर्सेस हैं FSP और FQR, ये दोनों कैसी हैं बेटा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. ये दोनों कैसी हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. तो ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बट कैंसिल भी करेंगी बट कोई टॉर्क नहीं देंगी, बिकॉज ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही है. ऐसे कर रही है बेसिकली, यहाँ पे एक फोर्स और यहाँ पे एक फोर्स. तो इससे कोई टॉर्क नहीं मिलेगा, ना ही ट्रांसलेटरी फोर्स मिलेगी, ना ही फोर्स मिलेगी, और ना ही टॉर्क मिलेगा इससे, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है. बट जब हम बात करेंगे PQ और SR की, देखो आगे डायग्राम में जैसे से एनिमेशन आएगा. अब जब हम FSP की बात करेंगे, I वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, ये कहाँ से आया? F का फॉर्मूला था बेटा, आप पढ़ के आए हो, ये I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B. और आपको ये भी पता है जब आप इसको वेक्टर को हटाओगे तो लगेगा साइन थीटा. ठीक है, तो IBB साइन थीटा. तो FQR सिमिलरली FQR निकालेंगे. अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो L लिखा है तो B क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा ये जो हम PS और QR की जो लेंथ है वो ब्रेथ के अलोंग है, वो ब्रेथ है बेसिकली, B उसकी लेंथ है. तो यहाँ पे पुट कर देंगे फोर्सेस FSP एंड FQR एट इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे कैंसल आउट ईच अदर. मोर ओवर दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, हैंस डू नॉट प्रोड्यूस टॉर्क. अब हम बात करेंगे अगला FPQ. यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा? डॉट लगा हुआ है. यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डॉट. डॉट का मतलब क्या? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. उसी तरीके से देखो बेटा यहाँ पे लगा क्रॉस, देखो क्रॉस लगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो ये अंदर जा रहा है. तो FPQ FRS ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट हैं, बट ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे है. तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. तो ये वैल्यूज पुट कर दी हमने. साइन 90 की वैल्यू 1. Forces FPQ and FRS is being equal in magnitude but opposite in direction, cancel out each other and do not produce any translational motion, but they act along different lines of action and hence produce torque about the axis of the coil. ठीक है, ये आपके पास लग गया ऐसे. तो टॉर्क इज इक्वल टू FPQ क्रॉस PN. तो PN की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे. अगेन आप छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल देख पा रहे हो, इसे ट्रायंगल बना लिया. यहाँ पे हो गया S, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया N. ये SP क्या हो गया? इसके लिए हाइपोटेन्यूस हो गया, ये थीटा एंगल.
तो फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया बेटा पी एन बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एस पी जिसकी वैल्यू है बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी कोस थीटा। तो यहाँ पर जब हम डाल देंगे तो ये एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आ गया एन आई ए बी कोस थीटा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो, नहीं है तो फिर बी ए आई कोस थीटा, ये भी चल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर एरिया आ गया। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ ये एरिया इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर हम एरिया को वेक्टर लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम एरिया वेक्टर, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ए इंटू एन कैप, ए इंटू एन कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और एंगल आ जाएगा फाई, और आप देख पा रहे हो थीटा प्लस फाई कितने के इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा। थीटा और फाई मिलके कितना एंगल बनाएंगे 90 का। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे 90 माइनस फाई। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बेटा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन है, इसीलिए। तो जब हम पुट करेंगे कोस थीटा की जगह कोस 90 माइनस फाई, तो साइन फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, वन मस्ट बी वेरी केयरफुल इन कोस यूजिंग द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोस और साइन, सिंस इट डिपेंड्स ऑन द एंगल टेकन वेदर विद द प्लेन ऑफ द कोयल और नॉर्मल ऑफ द कोयल, ठीक है। टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म में करना है तो एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर एन आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे आपको एक नई टर्म भी मिलेगी, टाउ इज इक्वल टू एन वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये एम वेक्टर क्या है। देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे जो वेक्टर एम है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, सिंस वेक्टर m is equal to IA is the magnetic dipole moment. The coil will rotate in anti-clockwise direction from the top view according to the figure about the axis of the coil. ठीक है। The torque acts in the upwards direction along the dotted line according to Maxwell's rule. बाकी सारे रूल्स आप पढ़ सकते हो। if फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टाउ 0, बिकॉज साइन 0 0 होता है और साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो 90 पे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा टेस्ला, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो टाउ की यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर। नाउ अवर मेन टॉपिक, लेकिन इस मेन टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पिछले वाला जो टॉपिक है वो आना चाहिए। अब देखो आधे ज़्यादा चीज़ें आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएंगी बेटा, तो इसलिए डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले ये एल दिख रहा है आपको, सबसे पहले एल दिख रहा है। बेटा किसका माइक खुला है? हाँ थैंक यू। तो एल एस स्टैंड्स फॉर लेवलिंग स्क्रूज, एल एस स्टैंड्स फॉर लेवलिंग स्क्रूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर हमने लेवल नहीं किया डिवाइस को ना, तो आपकी जो रीडिंग है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, तो इसलिए पहले लेवल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास ये दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये टोर्शन हेड, अब यहाँ पर एक टर्म आएगी जो हम आपको बताएंगे, टोर्शन हेड क्या है ये और ये किस काम आता है। यहाँ पर है TS, ठीक है, टोर्शन स्क्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये वायर यहाँ पे लगे ना, इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फर ब्रोंज वायर। P स्टैंड्स फॉर फॉस्फर, B फॉर ब्रोंज वायर। अब आप कहोगे सर यही वायर क्यों ली, कोई और वायर क्यों नहीं ली? बिकॉज इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक टर्म आएगी K क्या है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट इज लीस्ट। इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट है वो सबसे कम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको इस डिवाइस की सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए। मतलब अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए तो K की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर बेटा फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ये लिखा भी है PBW, इसका मतलब है फॉस्फर ब्रोंज। और यहाँ पर वही रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जैसे कि पिछले आप देख के आप आए हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेटा वही चीज़ है, बस की लेयर्स बनी हुई हैं। तो PSI
आर क्यू, इसीलिए मैंने कहा पिछले वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो एस पी और जो क्यू आर वाले जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और कोई टॉर्क भी नहीं देंगी, लेकिन जो पी क्यू वाला है और एस आर वाला है ये दोनों टॉर्क देंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डायग्राम्स क्लियर हो गया आई गेस। उसके बाद यहाँ पे एक बेटा स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही स्प्रिंग पे फोर्स लगेगी ये एक रीस्टोरिंग फोर्स भी बनाएगा। ठीक है, ये एम मिरर लगा हुआ है। तो देखो अब जैसे अब देखना डायग्राम सेटअप मैंने आपको पूरा बता दिया, पूरा सेटअप है। अब जैसे ही मैं ऑन करूँगा, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा देखना कैसे चेंज होगा। ये ऑन किया, करंट पास हुआ, देख पा रहे हो आप करंट। ठीक है, ये वायर में से निकला, ये कोयल में गया, देखो लगातार देखो घूम रहा है। और उसके बाद क्या होगा, टोर्शन हेड में आएगा, टोर्शन स्प्रिंग में आएगा और यहाँ से पास होगा करंट। तो ऐसे देखो यहाँ पर एफ पी क्यू और एफ आर एस। अगेन आई एम स्टेटिंग एफ एस पी और एफ क्यू आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे टी क्या है बेटा, टोर्शन हेड है, टी एस टर्मिनल स्क्रू है, एम मिरर है, एन एस पोल्स पीसीज ऑफ मैग्नेट है, एल एस लेवलिंग स्क्रूज है, पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर कोयल है, पी बी डब्ल्यू फॉस्फर ब्रोंज वायर है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कोयल इज टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई, ये अभी आप पढ़ के आए हो। और रीस्टोरिंग टॉर्क, बिकॉज एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो बेटा स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि जितना आप उस पर फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहाँ पे मान लो के अल्फा, यहाँ पर यही है बेटा जो के है ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। इसकी वैल्यू इस फॉस्फर ब्रोंज वायर के लिए मिनिमम होती है, इसीलिए हम इसी वायर को यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर। एट इक्विलिब्रियम, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी साइन फाई अल्फा। अब यहाँ पे ये जो साइन फाई वाला जो एलिमेंट है ना, हम इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, देखो एक नई टर्म आएगी अभी, द फैक्टर साइन फाई कैन बी एलिमिनेटेड बाय चूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप नोट्स पढ़ोगे ना, जो मैं नोट्स आपको सेंड करूँगा, अपलोड करूँगा, उन नोट्स में लिखा होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैग्नेट है वो सिंपल मैग्नेट नहीं है, उनकी एक शेप है बेटा ऐसे। इसे क्या बोलते हैं शेप को, कनकेव शेप बोलते हैं। ठीक है, द top plane of the coil PQRS lies along the magnetic lines of force in which ever position the coil comes to rest in equilibrium. So the angle, ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करता है, जो एंगल है उसको ज़ीरो बनाता है। ठीक है, कौन से एंगल को, कोस वाले एंगल को ज़ीरो बनाएगा, साइन वाले एंगल को कर देगा 90। ठीक है, तो साइन 90 कितना हो गया 1, मतलब यहाँ पे जो एंगल है ना ये तो बना रहा है थीटा को 0, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो फाई कितना हो जाएगा 90, फाई 90 कर देगा। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट विल गिव मैक्सिमम टॉर्क, इट विल गिव मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि साइन की वैल्यू 90 हो गई तो साइन 91 होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आई इज इक्वल टू के एन ए बी अल्फा। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना के एन ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट जी। ठीक है, ये इस पे एक प्रैक्टिकल भी है आपका, वेयर जी इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहाँ पे मिरर लगाओ, यहाँ पे स्केल, यहाँ पे लैम्प, और आप देख सकते हो अलग अलग रीडिंग आएगी इसमें। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे थोड़ा सा भी करंट फ्लो करे एकदम से उसको डिटेक्ट कर ले। गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर करंट एज वेल एज पोटेंशियल हाउ एवर स्मॉल इट इज़। सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है, जो वोल्ट मीटर एमीटर होते हैं इनकी एक वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू, कि अगर उससे कम करंट आया, उससे कम वोल्टेज आई तो वो उनको डिटेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी एक मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि आप एक स्केल लोगे, जब आप एक स्केल लोगे नॉर्मल स्केल, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0.1 सेंटीमीटर, इतना मेज़र कर सकता है बस वो।
लेकिन अगर कोई डिवाइस हो जो उससे छोटा हो तो उसको कैसे मेज़र करोगे, स्केल थोड़ी मेज़र कर पाओगे आप, क्योंकि उसकी तो मिनिमम वैल्यू है वो, उससे कम की आप वैल्यू उससे मेज़र नहीं कर सकते। तो इसकी खासियत यही है कि कितना भी छोटा करंट क्यों ना आए ये उसको मेज़र कर लेगा। तो करंट सेंसिटिविटी इट इज़ अ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। तो अल्फ़ा अपॉन आई इज इक्वल टू NAB/K। और आप देख सकते हो कि जब आप सेंसिटिविटी की बात कर, अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे जो K है बेटा देखो डिवाइड में है, इससे क्या पता चलता है कि जो सेंसिटिविटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K। मतलब K की वैल्यू जितनी कम होगी अल्फ़ा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और हम क्या चाहेंगे हमेशा डिवाइस में कि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, कम ना हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसीलिए हम फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप यूज़ करते हैं। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी। तो अगर आपके पास नोट्स में मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी, अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आए कि वाई वी यूज़ फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप, तो क्या लिखोगे आप, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, और फॉर्मूला लिख दोगे आप ये वाला। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो टर्म है दोनों साइड पे R से डिवाइड कर दोगे, ये R से डिवाइड कर दी दोनों साइड पे, तो IR क्या हुआ बेटा, V हो गया NAB/KR। कन्वर्जन, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल के लिए आता है बेटा, बड़ा ही सिंपल। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर से कम होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा गैल्वेनोमीटर से कम होता है, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह वर्क करवाना है तो आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना होगा, और उसी तरीके से वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आपको एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है, और जब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो एक रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में लगाना है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जब भी आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको बेसिकली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है, और जब आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर क्या कर लिया, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंटिंग इट विद अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। बहुत छोटे रेजिस्टेंस है इसको शंट कर देंगे हम। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये दोनों गैल्वेनोमीटर और शंट क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, देखो ये हो गया बेटा VS, ये VS क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम, और ये VG। ठीक है, तो VS I माइनस IG ये करंट हो गया, इंटू S ये VG IG इंटू G। तो यहाँ पे आ जाएगा S इज इक्वल टू IG/G/I माइनस IG, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर इनका रेजिस्टेंस निकालना हो, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू GS/G+S। ये दो फॉर्मूले आ सकते हैं। अब ऐसे ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो बेटा हमने सीरीज़ में लगा दिया, रेजिस्टेंस सीरीज़ में, यहाँ पे लिखा भी होगा गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग इट विद अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, सीरीज़ में लग गया तो पोटेंशियल अलग अलग, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू IG/G+R। अगेन यहाँ पर कैसे लिखो क्या फॉर्मूला, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू VG प्लस VR। दोनों में सेम करंट है बिकॉज सीरीज में है, तो IG करंट होगा G+R, ये इसका पोटेंशियल। तो R की वैल्यू V/IG माइनस IG। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। रेजिस्टेंस इज GS/G+S। अभी मैंने बताया आपको, इसका रेजिस्टेंस G+R। शंट एमीटर को के लिए हम बहुत ही छोटा शंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, और वोल्ट मीटर के लिए सीरीज रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है वोल्ट मीटर का। ठीक है,
Resistance of an ideal ammeter is 0. Resistance of an ideal voltmeter is infinity. Its resistance is less than that of the galvanometer. Its resistance is greater than that of the voltmeter. It is not possible to decrease the range of given ammeter. हम एक 2 एम्पियर के मतलब एमीटर को 1 एम्पियर का नहीं बना सकते, लेकिन हाँ उसको 5 एम्पियर का बना सकते हैं। वोल्ट मीटर की हम रेंज को डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स इट from my side. I hope you all understand the lecture. If you want to ask anything, you can ask me personally, and complete the work and complete the chapter notes. So thank you all.